नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आपको बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीर दिख रही होगी। एक ही रंग के जैकेट और हैट में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी। गुनगुनी धूप है, नीला आसमान है और आसमान में अपना करतब दिखाते हुए 5 हवाई जहाज हैं, फाइटर प्लेन। ऐसी एक दूसरी तस्वीर है। देश के प्रधान सेवक तसल्ली से एरो इंडिया शो का आनंद ले रहे हैं। यहां न कोई नीरो है, न कोई बांसुरी है, यहां नजारे हैं और प्रधान सेवक मोदी जी है। यह तस्वीर है बेंगलुरु की, भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया का 14वां एडिशन सोमवार को यहां शुरू हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे थे, भाषण भी दिया, एरो शो का आनंद भी लिया। लेकिन जिस वक्त देश के पीएम मोदी एरो शो के आनंद ले रहे थे बेंगलुरु में, ठीक उसी वक्त शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों में बिकवाली की वजह से उनकी 10 में से 7 कंपनियों ने लोअर सर्किट को छू लिया था और मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लुढ़क कर आज फिर 23वें नंबर पर आ गए थे। और इधर देश के संसद में ऐसे नारे लगे, मोदी अडानी भाई। इधर नारे लग रहे थे और उधर इन नारों के शोर से दूर पीएम मोदी आसमान में फाइटर प्लेन के नजारे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए इन नारों की गूंज नक्कार खाने में तूती की आवाज से ज्यादा कुछ नहीं। तभी तो इतने आनंद भाव में थे पीएम मोदी, नीले आसमान में युद्धक विमानों की कलाबाजियों को निहारते हुए, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी साइड से फोटो खिंचवाते हुए। ये तो नारे हैं, नारों का तो नजारे ज्यादा आनंद देते हैं। ऐसे नारों का सामना खुद पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान भी तो किया था। याद ही होगा उस दिन भी नारों की गूंज के बीच पीएम मोदी राज्यसभा में 90 मिनट का अपना लंबा भाषण देकर निकल गए थे। वैसे भाषण के शुरू में मोदी बार बार असहज होते तो दिखे थे, लेकिन उन्हें भरोसा होगा कि ऐसी नारेबाजी 2-4 दिन में अपने आप दम तोड़ देगी। तभी तो मोदी जी इन नारों की गूंज को अपने कान से निकालकर अपने रूटीन काम में लग गए। कभी लखनऊ में भाषण, इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन, कभी त्रिपुरा में चुनावी भाषण, कभी राजस्थान में हाईवे का उद्घाटन और भाषण, कभी बेंगलुरु में एयर शो। मोदी जी ने तय कर लिया है कि न तो अडानी का नाम लेंगे, न जेपीसी की मांग मानेंगे, न कोई जांच के आदेश देंगे। विपक्ष के नेता करते रहे हंगामे, क्या फर्क पड़ता है, हमने एक जुमला तो कही दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आप मानो या ना मानो। 2 दिन पहले सरकार की मनोदशा और आत्मरक्षा को एक तस्वीर के तौर पर छापकर द टेलीग्राफ ने कुछ अपने अंदाज में एक्सपोज किया था। रेत में मुंह छिपाए शुतुरमुर्ग की यह तस्वीर सरकार की दशा दिखा रही है, लेकिन ऐसी तस्वीर और ऐसी हेडलाइन छापने का जोखिम सिर्फ टेलीग्राफ उठाता है। आज जब राज्यसभा में एक बार फिर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगने लगे तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को चेतावनी देने और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नारेबाजी नहीं था। कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के भी सांसद, विपक्षी दलों के सांसद मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। विपक्षी सांसद अडानी मामले में जेपीसी की उसी मांग को दोहरा रहे थे जिस मांग को सरकार की तरफ से ठुकराया जा चुका है। इतने आरोपों के बाद, इतने हंगामे के बाद, इतने शोर के बाद, इतने बवाल और सवाल के बाद भी ऐसी शांति, ऐसा सुकून नसीब वालों को ही नसीब होती है। पीएम मोदी सच में नसीब वाले हैं, खुद को नसीब वाला घोषित भी कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 का वो चुनावी भाषण मोदी जी का आपको याद? मुझे बताइए, सुनिए जरा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए।
पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? मुझे बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं? पेट्रोल के दाम कम हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? क्या ऐसे नहीं, पूरी सोचिए ताकत से बताइए। तब जो भीड़ मोदी जी के लिए नारे लगा रही थी, हुए कि नहीं वो हुए? भीड़ भी आज पेट्रोल डीजल के दाम अपने अपने घरों में जोड़ रही। कम हुए कि नहीं हुए? लेकिन पीएम मोदी तो नसीब वाले हैं। आपके जेब में थोड़ा जनता बहुत के पैसा नसीब में ही बचने कोई लगा खोट कि नहीं होगा बचने लगा? कि पेट्रोल डीजल की कीमत आपका फायदा हुआ कि कम नहीं नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका, मोदी नसीब तो कुछ नसीब में खोट होगा इसलिए जनता के। हुआ है। उन लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के नसीब में ही कोई डिफेक्ट होगा कि उनके हिस्से रोजगार नहीं आ पाया, वाला चाहिए कि जिन्हें वादा मोदी जी ने किया था। करोड़ों नौकरियों और रोजगार की बात मोदी जी ने की थी। अडानी का नसीब अच्छा है तो देखिए, किस्मत के रॉकेट पर सवार होकर आसमान में उठते चले गए। इधर मोदी पीएम बने और उधर अडानी के नसीब में चार चांद लग गए, या कहें रॉकेट। 40-50 हजार करोड़ के कारोबारी अडानी 8 सालों में 12 लाख करोड़ की हैसियत के हो गए। 600 नंबर से तीसरे नंबर पे हो गए दुनिया की लिस्ट में। एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, बिजली, पावर, फूड, फ्रूट, माइनिंग से लेकर हर सेक्टर में अडानी 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 हो गया। यही तो कहा था राहुल गांधी ने। अब कोई सिरफरा हिंडनबर्ग अडानी के नसीब में पलीता लगाने आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी है ना। उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखकर विपक्ष यूं सदन में नारे लगाता रहे, हंगामे करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। अडानी की कंपनियों में निवेश को लेकर सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारों में छप चुकी है। बहुत सारी खबरें, जानकारियां आप तक भी पहुंच चुकी होंगी। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक में अडानी की कंपनियों को ठेके दिलाने में मोदी सरकार की भूमिका को लेकर, मोदी सरकार मतलब मोदी जी, सबूत और सवाल दुनिया के सामने है। विपक्ष ने संसद में भी यह सवाल उठाए। अडानी की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपोर्ट स्टोरी के बारे में अब दुनिया से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी मोदी जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अंदाज है। अगर भीतर ही भीतर कुछ फर्क पड़ भी रहा होगा तो कम से कम दिखावा तो ऐसा ही कर रहे हैं। यही मोदी जी का अंदाज है। मोदी को भरोसा अपनी उसी राजनीति पर है जिसके वो उस्ताद हैं। बीजेपी नेताओं को लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी आखिरी दौर में है। देश की हिंदू आबादी को धर्म की पिच पर लाकर चुनावी मैच खेलने का नैरेटिव तैयार करने के लिए चुनावी मौसम में कुछ न कुछ मुद्दे तलाशी लिए जाएंगे। हिंदू हितों की हिफाजत का राग आलापा जाएगा, मुसलमानों से नफरत की खाई और चौड़ी की जाएगी, और एन केन प्रकारेन ऐसा माहौल बन जाएगा कि ऐसे मुद्दे, ऐसे नारे उनकी सत्ता की बुनियाद नहीं उखाड़ पाएंगे। यही बीजेपी नेताओं को लगता है। मीडिया साथ है ही, सारे चैनल अपने, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे वाली पत्रकारिता के चेहरे वैसे भी नैरेटिव बनाने में जुटेंगे ही, जो बीजेपी के लिए मुफीद होगा। दिन रात ये सब आप चैनलों पर देख भी रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर आ भी रहा है कि कैसे ज्यादातर चैनल अडानी के साथ आंख मूंद कर खड़े हो गए हैं, विपक्ष की मंशा पर ही सवाल उठाकर रिपोर्टिंग करने लगे। तभी तो मोदी जी इतने चैन में हैं, सुकून में हैं, दनादन भाषण देते जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और सवालों से बचते हुए, नजरअंदाज करते हुए उन सवालों से जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए था, जिसका जवाब मीडिया को पूछना चाहिए था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर साहब को राज्यपाल का पद तोहफे के तौर पर देने की खबर भी आप तक पहुंच गई होगी। रिटायरमेंट से पहले जज साहब ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। उससे पहले भी जज साहब अयोध्या और 3 तलाक पर सरकार को सुकून देने वाले जो फैसले हुए थे, उस फैसले करने वाली पीठ का हिस्सा थे। जनवरी में रिटायर हुए, फरवरी में राज्यपाल बन गए। अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली पीठ के बाकी 2 जज भी वैसे सेट हो चुके हैं। ऐसा
विपक्ष के लोगों का आरोप है। रंजन गोगोई रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही राज्यसभा पहुंच गए थे। दूसरे जज अशोक भूषण रिटायरमेंट के 4 महीने बाद एनसीएलटी के मुखिया बन गए और अब अब्दुल नजीर साहब राज्यपाल बन गए हैं। मोदी के राज में अंधेर कितना भी हो, देर बिल्कुल नहीं है। कल से आज तक ट्विटर पर जस्टिस अब्दुल नजीर के राज्यपाल बनने को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं, अरुण जेटली के पुराने बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सरकार समर्थक नेहरू और इंदिरा काल में हुई नियुक्तियों को गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि तब भी ऐसा होता था, मतलब पहले जो तुमने किया वो हम पहले करेंगे। और ये सवाल जब भी सरकार पर उठता है, सरकार के किसी फैसले पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार की नाकामियों पर, तब मिसालें दी जाने लगती है या उदाहरण गिनाया जाने लगता है 40-45 साल बीते दिनों में सरकारों में क्या हुआ वो। और मैं हर बार कहता हूं कि आप ये कहकर आए थे कि जो जो काम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या कांग्रेस या किसी और दौर में हुआ वो सारा पहले करेंगे, तब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन हुआ यही कि कल जब सुप्रीम कोर्ट के जज को तुरंत रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक तरह से कहें नियुक्ति राज्यपाल के पद पर जब मिली, और वो भी सवाल इसलिए उठे क्योंकि वो अहम फैसले देने वाली पीठ का हिस्सा थे, बहुत सारे सांसदों ने भी सवाल उठाया और उन सवालों के केंद्र में अरुण जेटली, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मोदी सरकार के अहम मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक। उनका एक 2013 का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्री रिटायरमेंट के कुछ फैसले पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट की तरफ अगर दिखते हैं तो फैसले प्रभावित होते हैं। इस तरह का कुछ उनका बयान था, उसका भी हवाला देते रहे। और यह सवाल उठा कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए या नहीं। ऐसे मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट के जज 4 महीने के भीतर किसी अहम ओहदे पर चले जाते हैं, कोई राज्यसभा और कोई राज्यपाल, लेकिन सरकार समर्थक बहुत बड़ी जमात जिसमें मीडिया भी है, ट्रोल आर्मी भी है और आप जैसी जनता भी है, वो ऐसे मामलों में आंख मूंदकर मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती है। या अगर उनके भीतर कुछ सवाल भी होता है तो भी लगता है ठीक है, पहले भी तो हुआ है, नेहरू के समय हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ, राजीव गांधी के समय हुआ, फला सरकार के समय मोदी जी ने भी किया, तो क्या गलत किया। और यही तर्क, यही दलील एक दर्शक के तौर पर, एक पाठक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप जब देते हैं या सोचते हैं, सरकार को इस बात का अंदाजा है कि कुछ भी कर ले, पिच वही होगी जो पिच जिसका जिक्र मैंने किया, और उस पिच पर जब चुनाव के लिए मोदी जी उतरेंगे तो ये सारे मुद्दे बेमानी हो जाएंगे। तो सोचते रहिए, देखते रहिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 2024 के अप्रैल में चुनाव होना है, अप्रैल मई में। अभी 12 महीने बाकी हैं, 14 महीने लगभग बाकी हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, भाषण शुरू हो चुके हैं, तरह तरह की बातें की जाने लगी है। अमित शाह स्कूटी और गैस की बात त्रिपुरा कर आए, यूपी में लड़कियों को सबको स्कूटी मिल ही गया होगा, अब वहाँ मिलने वाला है। तो तमाम तरह के भाषणों के बीच अडानी का मुद्दा ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे दफन हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।